हम पुनः उपस्थित हुए हैं बच्चों, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और हम 11th में जो आपका पहला चैप्टर चल रहा था उसमें अब लगभग में बच्चों के एडमिशन एंड की ओर हैं, तो अब हम रेगुलर सोच रहे हैं कि आपको कंटिन्यू वीडियो देने का प्रयास कर सकें। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बलों के एकीकरण का प्रयास, क्योंकि आपने 4 प्रकार के बल पढ़े थे। पहला आपका था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आपका था विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आपका था प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा था आपका दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अंदर ये मूल भावना बनी रही कि हम इन 4 बलों को क्या प्रयास किया जाए कि इन 4 बलों के योगदान के जगह पे हम एक बल का प्रयोग कर सकें, अर्थात इन बलों को हम एक सूत्र में बांध सकें। इसका उन्होंने कंटिन्यू प्रयास किया और बहुत सी घटनाएं घटी और उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उल्लेख भी किए, लेकिन जो बल उत्पन्न होते थे वो इन्हीं 4 बलों से उत्पन्न होते रहते थे। तो वैज्ञानिकों को क्या इन 4 मूल बलों को हमेशा ये एक प्रश्न बना रहा कि हम एक मूल बल नहीं कह सकते। तो इस मूल बल को, एक बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किया। वो सबसे पहला प्रयास सन 1687 उल्टा लिखा गया, सन 1687 में सबसे पहला प्रयास आपके वैज्ञानिक न्यूटन ने किया। और उन्होंने अपना जब पहला प्रयास शुरू किया तो उन्होंने पृथ्वी और खगोलीय पिंडों को लिया और उनके बारे में अध्ययन किया। तो उन्होंने फिर वही नियम उनको प्राप्त हुआ, गुरुत्वाकर्षण का बल। फैराडे ने अपने प्रयोग किए, तो फैराडे ने अपने प्रयोगों में क्या पाया कि विद्युत चुंबकीय परिघटनाओं से संबंधित पाया। फिर इसके बाद प्रकाश की में सूक्ष्म तरंगों, एक्स किरणें और गामा किरणें, बहुत सी किरणें आई, इनमें भी स्पेक्ट्रम आइंस्टीन ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने संबंध स्थापित किए, लेकिन वो इन 4 बलों के अलावा इन बलों को एक सूत्र में नहीं बांध सके, अर्थात एक बल नहीं कर सके, और उनका यह प्रयास व्यर्थ गया। आज भी यह क्वेश्चन बना हुआ है कि इन 4 बलों के स्थान पर हम एक बल कैसे कह सकते हैं। तो ये हमारी एक परिकल्पना अभी भी अधूरी है कि इन सभी बलों के स्थान पर एक बल का प्रयोग कैसे किया जाए। ये वैज्ञानिकों के मन में क्वेश्चन हमेशा बना रहा, और न्यूटन के पश्चात फिर 1873 में मैक्सवेल ने भी इनको खोजने का प्रयास किया। तो उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों में इन्हीं फिर बलों की पुष्टि पाई, तो उनका भी प्रयास गलत गया। कितने में? 1873 में किसने किया था? 1873 में मैक्सवेल ने। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। फिर तो उन्होंने भी आपका वही उसी बल पे पहुंच गए, विद्युत चुंबकीय बल। तो मतलब इन बलों के अलावा कोई प्रयास किया गया तो वो सभी असफल रहे। तो आज भी ये प्रश्न बना हुआ है कि इन सभी बलों के स्थान पर एक मूल बल भी होना चाहिए, वह कौन सा बल होगा? नेक्स्ट आपकी हेडिंग है संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉ। संरक्षण सिद्धांत को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा इस पर विचार करना होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सी भौतिक राशियां हैं जो हमारी विभिन्न बलों द्वारा आपकी नियंत्रित होती हैं। आप जैसे जानते हैं कि जल है, जल 3 अवस्थाओं में बदल जाता है। जैसे आपका ज्यादा सर्दी पड़ती है
तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो उस स्थिति में बर्फ जम जाती है, और यदि आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वही बर्फ आपकी पिघल जाती है। और अत्यधिक अगर यदि आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से या उससे जैसे ही टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वही जल वाष्प में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें आपकी उपस्थित हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, और कुछ भौतिक राशियां अर्थात कुछ पदार्थ हमारे प्रकृति में ऐसे भी हैं कि जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। तो जो भौतिक राशियां आपकी समय के साथ नहीं बदलती हैं उन्हें हम संरक्षित राशियां कहते हैं, और यदि उन पर कोई हम नियम लागू कर दें या शर्त अप्लाई कर दें तो ऐसी भौतिक राशियों का जो गठन होगा वो संरक्षित नियम कहा जाता है। संरक्षित नियम कहते हैं। अब कुछ संरक्षण के नियम हम आप लोगों के सामने बताते हैं, तो आप लोग इसको नोट भी कर लेना। हम इसकी आपको व्हाट्सएप पर इमेज भेज देंगे। सबसे पहला आपका नियम आता है फर्स्ट पॉइंट के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ संरक्षित नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका आता है ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण इतना ही काफी है हेडिंग के रूप में। आप लोग नियम नहीं लिखे, बाद में हम करते हैं, हमें रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऊर्जा संरक्षण अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ ENERGY, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप सभी लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऐसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षी है तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। जैसे आप जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गेंद के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब हम कोई गेंद को छत से फेंकते हैं तो उसकी 3 स्थितियां हम ज्ञात करते हैं, A, B और C। इन तीनों स्थितियों में आपको ऊर्जा हमेशा एक ही प्राप्त होती है। सब पे टॉप पे पहुंचते हैं तो जो गतिज ऊर्जा रहती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। B बिंदु से जब हम B पे आते हैं तो यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जैसे ही यह बिंदु B से यहाँ C पर पहुंचती है तो यह आपकी स्थितिज ऊर्जा कार्य में बदल जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। दूसरा आपका नियम आता है आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम जो है इसमें आप सभी जानते हैं कि कोई भी निकाय है उस निकाय में ऊर्जा हमेशा, जो आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने बालों में, सूखे बालों में कंघी करते हैं तो बाल आपके उस कंघी से चिपकने लगते हैं और समय निकलता जाता है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप दोबारा कभी भी लाइफ में फिर से कंघी आप सूखे बालों में करेंगे तो वह बाल फिर से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार एक विलगित निकाय होता है जिसमें आपके विलगित निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित होता है, और विलगित निकाय एक ऐसा समूह होता है जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
तो इसका आपको हम उदाहरण समझा चुके हैं कि जब सूखे बालों पर हम कंघी रगड़ते हैं तो बालों पर धनावेश आ जाता है और कंघों पर ऋण आवेश आ जाता है। तो कंघी पर यह ऋण आवेश सूखे बालों के धनावेश के बराबर होता है। अर्थात कोई भी वस्तु होती है वह परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। थर्ड नियम आपका थर्ड संरक्षण का नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको आप हम कह सकते हैं कि यदि कणों के निकाय पर कार्य करने वाला बल का परिमाण शून्य होता है तो वह निकाय रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है, अर्थात उसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए हम इसमें ले सकते हैं कि जब कोई नाविक किनारे पर नाव को लाता है और जैसे ही नाविक उस नाव से नीचे की तरफ कूदने का प्रयास करता है तो वह अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाता है तो आपने देखी हो कि नाव पीछे की तरफ विस्थापित हो जाती है। यह घटना आपकी हमेशा चलती रहती है। तो यह एक रेखीय संवेग संरक्षण रहता है। जैसे ये आपका एक नाविक है और ये नाव से कूद रहा है तो ये नाविक आपका ये जो नाविक होगा वो नाविक इस तरफ बढ़ता है और नाव आपकी क्या होती है इस तरफ विस्थापित होती है। तो यह एक लीनियर मोमेंटम बन जाता है और यह हमेशा संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट आपका आता है कोणीय संवेग संरक्षण। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कोणीय संवेग संरक्षण। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, आपने बहुत बार देखा हो कि जब कोई व्यक्ति नहाता है और यदि वो तालाब में या नदी में छलांग लगाने का प्रयास करता है तो आपने देखा हो वो अपने शरीर को इस तरह मोड़ता है। तो ऐसे मोड़ने के पश्चात वह अपने शरीर को क्या करता है फ्लैट रूप में ऐसे ले जाता है। कभी भी वो ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा ऐसा गया हो सीधा गिर गया हो। हमेशा कभी भी कोई भी व्यक्ति जब नदी या तालाब में नहाता है तो वो अपने शरीर को इस तरफ मोड़ता है। तो यह आपका मोड़ने के पश्चात फिर वो ऐसे गिरता है। तो यही आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यदि किसी निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो, इसमें आपका क्या हो जाना चाहिए, बल आघूर्ण कैसा हो आपका शून्य हो, तो उस स्थिति में आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। जब कोई तैराक कूदता है तो वह अपने शरीर को मोड़ता है और पानी की सतह पर पहुंचने पर वह शरीर को क्या करता है इस तरह फैला लेता है। तो यही आपका कोणीय संवेग संरक्षण जो रहता है बल आघूर्ण वो कैसा हो जाता है शून्य हो जाता है। तो लास्ट आपका फिफ्थ जो पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण में आप सभी जानते हैं कि हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था E बराबर mc², अर्थात किसी भी पदार्थ की ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा को किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसकी ऊर्जा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे का हम ये कह सकते हैं बदला हुआ रूप है। मतलब द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं
कि यदि आपकी कोई 10 किलो वाली वजन वाली वस्तु है, यदि आप उसको जलाने का प्रयास करते हैं तो उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी जितना उसका वेट होगा। जैसे कोयला है, एक छोटे से टुकड़े को आप जलाएंगे तो कम ऊर्जा मिलेगी, और एक कोयले के बड़े भाग को जलाएंगे अर्थात उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में तो बदला जा सकता, मतलब एक दूसरे के समरूप हैं। तो यही आपका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।